हेलो बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास। कौन सा पेपर होगा? हिंदी साहित्य एवं भाषा का इतिहास। हिंदी साहित्य एवं एवं भाषा का इतिहास। एवं भाषा का इतिहास। इन सब आपके सामने जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है उसके बारे में टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। क्या करवाने वाला हूँ? टॉप 10 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे के सारे करवाने वाला हूँ। आपको क्या करना है भाई, वीडियो को पूरा देखना है। शायद आप में से काफी बच्चे पहली बार इस चैनल पे हैं, तो ये बता देता हूँ, बाकी के जो सेमेस्टर है उसके अंदर जो जो पर्सन दे रहा हूँ 80% मेरे पढ़ाए हुए कॉन्टेंट से आ रहा है। 80% तक मेरे पढ़ाए हुए कॉन्टेंट से आ रहा है और आगे भी आएगा। समझ में आ गया? इसकी पीडीएफ, ये जो पर्सन दे रहा हूं इन सभी पर्सनों की पीडीएफ फ्री में टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाओ फ्री में सारे प्रश्नों को पढ़ सकते हो, जाओ जाकर पढ़ लो। समझ में आ गया? चलिए शुरू करते हैं क्लास। लेकिन इससे पहले सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है, कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, कौन सा? कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट और मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे सबसे ज्यादा डिस्काउंट देखने को मिलेगा, तो जाओ जाकर खरीद सकते हो। पहले वाला प्रश्न है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट नंबर फर्स्ट से, जिसको आपको पढ़कर जाना चाहिए। भाषा की परिभाषा देते हुए उसके स्वरूप और विशेषताओं का वर्णन कीजिए। क्या करना है? भाषा की परिभाषा देनी है। भाषा क्या होती है उसकी परिभाषा देनी है। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे है और उसका स्वरूप और विशेषताएं, उसका कैसा स्वरूप होता है भाषा का और उसकी विशेषताएं क्या होती है। चलिए एक थोड़ा सा ओवरव्यू रिवीजन भी करवा देता हूं। परिभाषा क्या होती है भाई? भाषा की विचारों भावों के आदान प्रदान को क्या कहा जाता है? भाषा कहा जाता है। मैं आपको बोलकर बता रहा हूं, है ना, आप मेरी बातों को सुन रहे हो, आप, है ना, तो ये क्या है? भाषा है। अपन हिंदी भाषा बोलते हैं, कोई इंग्लिश बोलता है, कोई दूसरी भाषा बोलता है, एक ये भी भाषा है। दूसरा मैं आपको कहूं, जो लोग सुन नहीं, जो आपके सामने सुन नहीं सकते, तो उनको इशारों के माध्यम से समझाया जाता है, समझाया जाता है ना, वो भी भाषा है। क्या है? वो भी भाषा है। उसको कौन सी? सांकेतिक भाषा के नाम से जाना जाता है। तो आप, हम अपनी भावनाओं को, अपने विचारों को, अपनी अभिव्यक्ति को जिन शब्दों के माध्यम से समझाते हैं उसी को भाषा के नाम से जाना जाता है। समझ में आ गया परिभाषा? स्वरूप कैसा होता है? प्रतीकात्मक। हम चीजों को प्रतीकों के माध्यम से दिखाते हैं। जैसे आपके सामने मैं भूखा हूं तो आप ऐसे कहते हो, है ना, प्रतीक कहते हो ना। आपको कोई चीज अच्छी लगी तो आप ऐसे करते हो, थम्स अप करते हो ना। तो ये प्रतीकात्मक। हम काफी बार क्या करते हैं, कोई भी शब्दों को बताने के लिए प्रतीकों को प्रयोग करते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है? प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक। प्रतीकात्मक आपके सामने भाषा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? प्रतीकात्मक भाषा के नाम से। ध्वन्यात्मक। ध्वन्यात्मक क्या होता है? बोलकर। भाई मैं आपको बोलकर बता रहा हूं और आप सुन रहे हो, तो ये तो आप सबको पता है, इसको तो ध्वन्यात्मक बोला जाता है। संरचनात्मक। भाषा को बोलने का एक तरीका होता है। जैसे मैं ऐसे कहूं कि राम आम खाता है, एक कॉमन पर्सन, कॉमन जो कौन सेंटेंस है, लेकिन इसको ऐसे कहता हूं, आम राम खाता है। सही बैठ गए? तो खाता राम आम है, ये भी सही बैठ गया, है ना। लेकिन खाता, है ना, है राम खाता, क्या सही बैठेगा? नहीं बैठेगा। तो कोई भी शब्दों को सही से कहना जरूरी होता है, उसका संरचनात्मक तरीका होना चाहिए। समझ में आ गया? विशेषताएं। भाषा समय के साथ परिवर्तनशील है, समय के साथ बदलती रहती है। पहले किन्हीं शब्दों का जो प्रयोग किया जाता भाई, पहले शुरुआत में संस्कृत का प्रयोग किया जाता था, फिर प्राकृत आई, फिर पाली आई, फिर जो आपके सामने जो पुरानी वाली हिंदी है और आपके सामने आप आधुनिक हिंदी देखने को मिलती है। समय के साथ उसमें बदलाव आता रहता है। सामाजिक संपत्ति है। सामाजिक संपत्ति एक स्वरूप से दूसरे स्वरूप में जाती रहती है। अनुकरण द्वारा, लर्न फ्रॉम द इमिटेशन। समय के साथ उसको चीजों अनुकरण करके, मतलब आप कैसे सीखते हो भाई? आपने सबसे पहले पापा, मम्मी, चाचा, ताई ये सब बोलना सीखा होगा। कैसे बोलना सीखा है? अपने जो आसपास के लोगों से के माध्यम से। अच्छा, भाषा को बोला कैसे जाता है? मौखिक, बोलकर। लिखकर भी भाषा को सह सकते हैं और सांकेतिक तरीके से भी अपन भाषा के बारे में बताया जाता है। समझ में आ गया? चलिए भाई अगले वाला प्रश्न है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, यूनिट नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 2। हिंदी भाषा के उद्भव एवं विकास को क्रमबद्ध वर्णन कीजिए। क्या करना है? जो हिंदी भाषा है, क्या है? जो हिंदी भाषा है आपके सामने, उसका उद्भव कैसा होता है, उसका उद्भव कैसा होता है और उसका विकास कैसा होता है, उसके बाद उद्भव व विकास के बारे में आपके सामने वर्णन करना है। क्या करना है? वर्णन करना है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। समझ में आ गया? सबसे पहले आपके सामने जो भाषा चला करती थी वो कौन सी भाषा थी भाई? संस्कृत भाषा।
भाई जो संस्कृत जो हिंदी भाषा ना, उसकी मैं बता रहा था ना आपको हिंदी भाषा कैसे कैसे है, तो उसी के बारे में देख रहे हैं हिंदी भाषा का उद्भव कैसे होता है। तो शुरुआत में संस्कृत भाषा आया करती थी। अपन जो जितना जो साहित्य लिखा गया हिंदी का वो कौन सी भाषा में, संस्कृत भाषा में लिखते थे। संस्कृत भाषा 1500 बीसी से लेकर 500 बीसी तक देखने को मिली, जिसमें देववाणी वेदों की भाषा कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, देववाणी, देवताओं के द्वारा बोली जाने वाली भाषा का दर्जा था संस्कृत को। साथ के साथ वेदों की भाषा, किनकी भाषा, वेद किसमें लिखे गए, वेद किसमें लिखे गए भाई, संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में लिखा गया वेदों को, संस्कृत भाषा में लिखा गया, तो इसीलिए देववाणी में संस्कृत भाषा कहा जाता है। फिर संस्कृत भाषा हर मनुष्य नहीं बोल पाता था, इसीलिए आम जन की थोड़ी बहुत आपके सामने जो लोग हैं वो समझ पाए, इसीलिए उसका नया स्वरूप निकल कर आया 500 बीसी व 1 एडी तक, मतलब 500वीं ईसा पूर्व से लेकर पहली शताब्दी तक आपके सामने पाली भाषा निकल कर आई, जिसमें भगवान बुद्ध ने उपदेश दिए। क्या दिए, भगवान बुद्ध ने। ये ऐसी भाषा थी जिसको आम जन थोड़ा बहुत समझ पाते थे। क्या है, आम जन, आम जन जो है वो आसानी से समझ लेता था। समझ में आ गया, आसानी से समझ लेता था। तो इसीलिए जो पाली भाषा उसका प्रयोग किया करते थे कौन, महात्मा बुद्ध। फिर भाषा ही प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा, प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा की बात करें, पहली शताब्दी से लेकर 500 शताब्दी तक देखने को मिला जनमानस की भाषा। जनमानस, आम जो जनता है, आम जो जनता है वो आपके सामने जन सामान्य, आम जो जनता है वो इस भाषा का प्रयोग किया करती थी। कौन सी भाषा का, प्राकृत भाषा का। कौन सी भाषा का प्रयोग करती थी भाई, प्राकृत भाषा का प्रयोग करती थी। आम मनुष्य की जो भाषा है वो प्राकृत भाषा थी। समझ में आ गया। फिर अगले वाली भाषा निकल के आई अपभ्रंश। कौन से वाली भ्रंश, अपभ्रंश भाषा निकल कर आई। अपभ्रंश भाषा की बात करूं, 500 शताब्दी से लेकर 1000वीं शताब्दी तक भाषा का बिगड़ा रूप क्षेत्रीय बोलियों का जन्म। अपभ्रंश भाषा वो है जिसमें आपके सामने ब्रज भाषा, मैथिली भाषा, जो लोकल भाषाएं हैं, अवधी भाषा, इनका बोलचाल देखने को मिलता है, यह अपभ्रंश भाषा। और फिर प्रारंभिक हिंदी है वो 1000वीं एडी से लेकर आज तक अपभ्रंश भाषा का विकसित आधुनिक रूप, जिसमें सोरसेनी व मागधी आदि भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरीके से जो आधुनिक हिंदी है वो उसका जो स्वरूप है वो देखने को मिलता है। जो आप आज आम जनता है वो जिस हिंदी को पढ़ती है वो पहले संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत, फिर अपभ्रंश और फिर आधुनिक हिंदी। समझ में आ गया। आपको भी इसी तरीके से बताना है, प्रश्न भी बता रहा हूँ, साथ का साथ आपको उसका क्विक रिवीजन भी करवा दे रहा हूं। चलिए भाई, अगले वाला यूनिट नंबर फर्स्ट का तीसरा नंबर क्वेश्चन, हिंदी भाषा की प्रमुख उपभाषाओं या बोलियों का सामान्य परिचय दीजिए। क्या करना है, जो हिंदी भाषा है, क्या है, जो अपनी हिंदी भाषा है, जो अपनी हिंदी भाषा है उसकी प्रमुख उपभाषाएं, उसकी जो अन्य उपभाषाएं कौन सी है और बोलियां कौन सी है उसका परिचय देना है। पहले वाली है राजस्थानी भाषा, मारवाड़ी, राजस्थानी, मेवाती, मतलब हिंदी की अन्य भाषिका जो राजस्थान में बोली जाती है, राजस्थानी भाषा। इसके भी अलग अलग स्वरूप है। राजस्थानी में भी मारवाड़ी भाषा बोली जाती है, जयपुर के अंदर जयपुरी और मेवाती व मालवी भाषा। पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी जो यूपी वगैरह के अंदर ब्रज भाषा, खड़ी बोली हरियाणवी, बुंदेली व कन्नौजी। तो हरियाणा और यूपी के अंदर जो भाषा बोली जाती है उसी को क्या कहा जाता है, पश्चिमी हिंदी कहा जाता है। कौन सी हिंदी कहा जाता है, वेस्टर्न हिंदी। कौन सी हिंदी कहा जाता है, वेस्टर्न हिंदी कहा जाता है। वेस्टर्न हिंदी में क्या होता है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली व कन्नौजी भाषा आती है। फिर पहाड़ी, ये आपके सामने उत्तराखंड व हिमाचल में कुमाऊनी और गढ़वाली जो भाषाएं वो बोली जाती हैं, ये पहाड़ी भाषा के नाम से जाना जाता है। पूर्वी हिंदी जो आपके सामने यूपी वाले क्षेत्र में अवधी, बघेली व छत्तीसगढ़ी जो भाषा है, यूपी, बिहार, झारखंड के अंदर, यूपी और छत्तीसगढ़ के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो अवधी भाषा, बघेली भाषा और छत्तीसगढ़ी भाषा। फिर बिहारी भाषा, बिहारी में भोजपुरी, मैथिली व मगही जो भाषा वो बोली जाती है। ये सब अपभ्रंश भाषा है, उसके क्षेत्रीय स्वरूप है, जिसमें राजस्थानी भाषा जो राजस्थान में बोली जाती है, पश्चिमी भाषा जो हरियाणा और यूपी के थोड़े बहुत क्षेत्र में, पश्चिमी यूपी में बोली जाती है, पहाड़ी क्षेत्र जो हिमाचली उत्तराखंड में बोली जाती है, पूर्वी हिंदी जो बिहारी, जो यूपी का जो पूर्वी क्षेत्र है और आपके सामने छत्तीसगढ़ झारखंड में बोली जाती है, और बिहारी जो बिहार के अंदर, बिहार और झारखंड के अंदर बोली जाती है। समझ में आ गया। चलिए भाई, अगले वाला है यूनिट नंबर सेकंड का अगले वाला प्रश्न, हिंदी साहित्य के काल विभाजन व नामकरण की विवेचना कीजिए। जो हिंदी साहित्य क्या है, जो आपका हिंदी साहित्य है ना, हिंदी साहित्य है, हिंदी लिटरेचर है, जो हिंदी लिटरेचर होता है उसमें काल का विभाजन कैसे देखने को मिलता है। किसका विभाजन, काल का विभाजन, काल
विभाजन कैसे देखने को मिलता है, टाइम पीरियड कैसे देखने को मिलता है, और उसका नामांकन नामांकन कैसे देखने को मिलता है, उससे संबंधित आपको बताना है। पहले वाला आदिकाल। जब आदिकाल वो समय काल हुआ करता था जिसमें आपके सामने वीर रस का बहुत ज्यादा प्रयोग किया जाता था। कौन से रस का? वीर रस का। जहां पर आपके सामने जो योद्धा हैं उनकी कहानियां सुनाई जाती थी, है ना, हमारे राजाओं ने ऐसा युद्ध लड़ा, वैसा किया, ये किया, वो किया। ये आपके सामने वो कौन सा कालखंड हुआ करता था? आदिकाल। कौन सा काल हुआ करता था भाई? आदिकाल हुआ करता था। फिर आया पूर्व मध्य भक्ति काल। फिर कौन से आया भाई? भक्ति काल। इसको पूर्व मध्य काल बोला जाता है, जिसमें जो भक्ति काल है, भक्ति काल का जो समय देखने को मिलता है, जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत होती है, उसमें देखने को मिलता है जो अनेक प्रकार के संत हुए इसमें, रेदास, तुलसीदास, सूरदास, मीराबाई जैसे, उनके समय काल को भक्ति काल का समय काल खंड 1375 से 1700 ईस्वी में। उत्तर मध्य काल, रीति काल का समय आता है, जिसमें अनेकों अनेक प्रकार के संत वगैरह हुए, इसमें भी 1700 से लेकर 1900 हुए। और आधुनिक काल, जिसमें आधुनिक जो कबीर, प्रेमचंद हो गए, सुमित्रा नंदन पंत हो गई, है ना, अज्ञे हो गए, अनेकों अनेक जो आधुनिक काल के जो कवि है वो इसमें देखने को मिलते हैं, 19वीं शताब्दी से लेकर अब तक। समझ में आ गया? ये हिंदी साहित्य का जो काल विभाजन है वो देखने को मिलता है। अगले वाला प्रश्न है यूनिट नंबर 2 का, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। आदिकाल एवं भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों और रचनाओं का वर्णन कीजिए। क्या करना आपके सामने? आदिकाल और भक्ति काल है, उनकी मुख्य प्रवृत्तियां क्या है और उनकी मुख्य रचनाओं के बारे में, आप रचनाकारों के बारे में, मतलब कौन कौन से प्रमुख राइटर रहे उनके बारे में बताना है। आदिकाल, आश्रयदाताओं की प्रशंसा। आदिकाल हुआ करता था ना, हाँ ये सही है भाई। आदिकाल हुआ करता था ना, ये इसमें क्या हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था, वो क्या कर लेता था, एक राजा ना, वो एक कवि को रखा करता था, एक कवि को रखा करता था, उसको राज दरबारी कवि, किसके नाम से? राज दरबारी। एक राज दरबारी कवि को रखता था। अब वो राज दरबारी क्या करता था, उस कवि को खूब, उस राजा की खूब प्रशंसा करता था। भाई उसको पैसे मिल रहे थे, अब किसी को पैसे मिलेंगे आप उसी की बढ़ाई करोगे, तो आश्रय दाता है ना, आपके सामने आश्रय दाता की खूब प्रशंसा किया करता था। वीर रस का, कौन से रस का? वीर रस का बहुत प्रयोग होता है। कौन से रस का? वीर रस का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। वीर रस का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। संगार रस, प्रेम रस का बहुत ज्यादा प्रयोग होता है, और ऐतिहासिक घटनाएं भी देखने को मिलती है। कौन सी? जो ऐतिहासिक घटनाएं उसका भी प्रभाव देखने को मिलता है। समझ में आ गया? तो वीर रस व संगार रस का प्रयोग और ऐतिहासिक घटनाएं। इसमें कौन प्रमुख कवि? चंद्रप्रदायी, पृथ्वीराज रासो, विद्यापति व मीर खुसरो का प्रयोग होता है। कौन से? चंद्रप्रदायी का, जो चंद्रप्रदायी, पृथ्वीराज रासो जिसने लिखी, विद्यापति व अमीर खुसरो इसके उदाहरण है। फिर आपके सामने अगले वालों की बात करें तो अगले वाले भक्ति काल। भक्ति काल में ईश्वर के प्रति समर्पण, जो ईश्वर की बात की गई है ना, गुरु महिमा, गुरु का आपके सामने क्या महिमा होती है उसकी बात की गई, और समाज के अंदर जो अनेकों प्रकार का विरोध। देखो भक्ति काल वो समय काल हुआ करता था जब क्या हो गया था, समाज में बहुत ज्यादा पाखंड बढ़ गया था। जो अपनी हिंदू व वैदिक सभ्यता है, क्या अपनी हिंदू व वैदिक सभ्यता है, उसके अंदर आपके सामने ईश्वर के प्रति उनका जो समर्पण है, वो गुरु की जो महिमा और सामाजिक आडंबरों का विरोध किया गया था। जैसे कबीर दास हो गए, तुलसीदास हो गए, सूरदास हो गए, और मलिक मोहम्मद जैसे है, जैसे आपके सामने जो प्रमुख रचनाकार है वो इस कालखंड में हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़े। कौन से नंबर क्वेश्चन की तरफ? क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख विशेषताओं व रचनाकारों की विश्लेषण कीजिए। क्या करना है? जो रीतिकाल के समय साहित्य हुआ करता था, क्या हुआ करता था? जो रीति काल के अंदर जो साहित्य हुआ करता था उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या होती हैं और उनके प्रमुख रचनाकारों के बारे में बताना है। तो रीति काल में श्रृंगार रस, प्रेम रस की बात की गई है, अलग अलग अलंकारों का प्रयोग किया गया, और ब्रज भाषा का सबसे उच्चतम स्तर पर राज दरबारी संस्कृति देखने को मिलती है। कैसी देखने को मिलती है? राज दरबारी कवि देखने को मिलती है। और इसको 3 प्रमुख भाग थे, रीतिबद्ध, रीति सिद्ध और रीति मुक्त। क्या होता है रीतिबद्ध? जब कोई भी कविताओं को छंद रस के माध्यम से आपके सामने क्या है, उन्हीं नियम कायदों के हिसाब से जब उन साहित्य को लिखा जाता था, उसको कौन सा साहित्य कहा जाता है? रीतिबद्ध साहित्य। कौन सा साहित्य? रीतिबद्ध साहित्य। समझ में आ गया? बंधे हुए नियमों में कविता लिखी जाती थी, जैसे केशवदास और पद्माकर इसके प्रमुख उदाहरण है। रीति सिद्ध, नियमों के ज्ञाता व स्वतंत्र नियमों के ज्ञाता होते थे, मतलब जहां पर आपके सामने क्या है, जो नियम है उनका स्वतंत्रता रूप से दिखाया जाता था। जैसे बिहारी व इसके प्रमुख है। रीति मुक्त, जैसे मन में आई वैसी भावनाओं को लिख दिया, धनानंद व आलम इसके प्रमुख उदाहरण है।
चलिए भाई, आदि काल, भक्ति काल व रीति काल को आपको क्या करना है, उदाहरण देना है। ये तो चलो इसका तो वो, चलो अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अगर अपन आगे बढ़े, यूनिट नंबर 3 की तरफ। आधुनिक काल में हिंदी कविता के विकास का क्रमबद्ध बताओ। तो आधुनिक काल है, कौन सा काल है, आधुनिक मॉडर्न हिंदी लिटरेचर है, उसमें आपके सामने आधुनिक काल में हिंदी साहित्य का कैसे विकास होता है उसके बारे में बताना है। सबसे पहले भारतेंदु युग देखने को मिलता है 1850 से लेकर 1900 तक। कब से लेकर, 1850 से लेकर 1900 तक भारतेंदु युग देखने को मिलता है। फिर द्विवेदी युग आता है 1900 से लेकर 1920 तक। किससे लेकर, 1900 से लेकर 1920 तक द्विवेदी युग देखने को मिलता है। फिर छायावादी युग देखने को मिलता है 1920 से लेकर 1936 तक। नई कविता का युग है 1900 आपके सामने 53 से लेकर के बाद वाला। और प्रगतिवादी और प्रयोगवादी युग होता है आपके सामने 1936 से लेकर 1953 तक। ये हिंदी साहित्य का आपके सामने पूरा का पूरा कालखंड होता है, ऐसे आपके सामने प्रयोग किया जाता है। अगले वाले प्रश्नों की बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, भारतेंदु काल में द्विवेदी काल की प्रमुख प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। तो जो भारतेंदु काल हुआ उसमें द्विवेदी काल की क्या क्या प्रमुख चीजें देखने को मिलती है। तो भारतेंदु काल और द्विवेदी कुल जो काल है उसमें कौन कौन सी प्रमुख प्रवृत्तियां हैं, यह क्वेश्चन नंबर 2 है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से पढ़ना है। भारतेंदु काल, राष्ट्रीयता व राजभक्ति के द्वंद्वात्मक, मतलब राष्ट्रभक्ति की बात करते थे, किसकी बात करते थे, राष्ट्रभक्ति की बात की गई है। समाज की दुर्दशा, समाज में कौन कौन सी कमियां हैं, गरीबी है, इन जैसी चीजों की बात की गई और गद्य का विकास होता है भारतेंदु काल में। द्विवेदी काल में खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है, नैतिकता का प्रयोग किया जाता है और वैचारिकता का गद्य देखने को मिलता है। आपके सामने अगले वाला प्रश्न है, छायावाद और छाया उत्तरोत्तर काल की विशेषताओं व प्रमुख रचनाओं का वर्णन कीजिए। क्या करना है, छायावाद और छाया उत्तरोत्तर काल उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। समझ में आ गया, छायावाद कौन कौन सा काल होता है, छाया उत्तरोत्तर काल कौन सी, उसकी प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताना है ना। तो छायावाद में व्यक्तिवत्ता, मतलब एक व्यक्ति उसकी खुद की भावनाओं को दिखाया जाता था, प्रकृति का मानवीकरण किया गया, नारी सौंदर्य को दिखाया गया। सुमित्रा नंदन पंत है ना, जयशंकर प्रसाद है ना, निराला व महादेवी वर्मा रहे हैं। छायावादी काल में, छाया उत्तरोत्तर काल में शोषितों का सहानुभूति, जो गरीब वर्ग है, शोषित वर्ग है, उसके बारे में दिखाया गया है। नागार्जुन जैसे प्रमुख कवि हुए हैं इसमें। तो ये आपके सामने हिंदी साहित्य है जिससे संबंधित सारी चीजों मैंने आपको बता दिया है। कैसा लगा वीडियो, जोर से बताना, चैनल को जोर से सब्सक्राइब कर देना।